सर इतना खास नहीं। अच्छा, तो फिर खास क्या किया? है अहमद? पेपर्स अभी हम स्टडी करेंगे ना, क्योंकि मैंने अभी डाउनलोड किए हैं कुछ जो रिसेंट पेपर्स पब्लिश हुए हैं मेम्स डिवाइस के, ज़्यादा जो काम बायो मेम्स में के अगेंस्ट हम करके डिसाइड करेंगे कि हम क्या प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे अपना। अच्छा, तो इसमें अच्छा पेपर वगैरह तो अवेलेबल हैं इस वक्त नेट के ऊपर। मेरा ख्याल IEEE वगैरह ने भी काफ़ी ओपन कर दिया है। लाइब्रेरी भी मेरा ख्याल है हमारी जो है वो एक्सेसिबल है थ्रू VPN टाइप स्टफ। तो वो तो मेरा ख्याल है कि किया जा सकता है कि हेलो, आवाज आ रही है? अहमद आवाज आ रही है? हेलो। हाँ यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। अच्छा चले, ठीक है। उसमें उसमें देख लेते हैं कि हमने बेसिकली क्या मेरा तो ये ख्याल है कि आप ज़रा थोड़ा सा एक्टिवली काम करो उस पे, पेपर्स वगैरह पे, और देखो कि क्या करना है। बायो माइम्स वगैरह तो हम लोग नहीं करेंगे प्रॉब्ली, ठीक है। हमारे जो स्टैंडर्ड फिजिकल डिवाइसेस हैं लाइक एक्सेलरोज हैं, जायरोज हैं, एनर्जी हार्वेस्टर्स हैं, ग्रिपर्स हैं, ठीक है, और RF डिवाइसेस हैं, माइक्रो मैनिपुलेटर्स हैं, इनमें हम कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। राइट सर, जो ठीक है। जो हमारे फिजिकल बायोमेम्स, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है काम करने की, तो हम उसमें प्रोबेबली काम करेंगे भी नहीं, ठीक है। डिफरेंट इश्यूज जो आ रहे हैं डिवाइसेस के अंदर, उनको देख सकते हो आप, लेकिन रहोगे आप इसी डोमेन में, RF की डोमेन में रहोगे, यस एक्सेलरो इनर्शियल सेंसर्स की डोमेन में रहोगे, एनर्जी हार्वेस्टर्स की डोमेन में रहोगे, ठीक है, ग्रिपर्स देख लो, ठीक है। इन सारी इन ही डोमेन्स के अंदर रह के काम करोगे। बट आई वुड सजेस्ट कि यू मे गो फॉर द एक्सेलरोमीटर्स, यू मे गो फॉर द जायरोस, यू मे गो फॉर द एनर्जी हार्वेस्टर्स, अगर कुछ अच्छा इनोवेटिव आइडिया ले आओ उसमें तो, ठीक है। या RF की डोमेन में अगर आप लोग काम करना चाहो, RF की डोमेन और ऑल तो मेरी नहीं है, लेकिन बहरहाल RF की डोमेन में काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी जगह चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बहरहाल काम कर सकते हैं समहाउ। तो ये देखा जा सकता है अकॉर्डिंगली, ठीक है जनाब। बाकी जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो जो आपने क्यूरी रेज की हुई थी, क्यूरी क्या थी? व्हाट वाज द क्यूरी? सर वो ग्रुप्स को वाइज सर्च करनी है, तो कौन से एक्टिव ग्रुप्स काम करें हमारी फील्ड से रिलेटेड। अच्छा देखो, उसके अंदर बड़ा आसान सा तरीका होता है यार। उसमें सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप जो पेपर पढ़ रहे होते हो ना, ठीक है, उस पेपर में हर बार हर बंदे की एक एफिलिएशन लिखी हुई होती है, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी ठीक है का सर। है, क्या कर रहा है, किस डिपार्टमेंट का है, तो बेस्ट इज कि आप वो देखो, ठीक है। उन ग्रुप्स को देखो जो वो ग्रुप्स तुम देख रहे हो, ठीक है। फिर उन ग्रुप्स के अंदर बेतहाशा पेपर्स लोगों ने रेफर किए होते हैं, उन रेफरेंसेस पे चले जाओ, उन रेफरेंसेस में से अच्छे रेफरेंसेस निकालो, ठीक है। क्योंकि नाम भी लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो नामों से आपको अंदाजा हो जाता है कि जी ये कहाँ का ग्रुप होगा, बंदा कहाँ काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है आप सर। तो अब वहां से आपको एक रेफरेंस मिल जाते हैं चीज़ों के, ठीक है। तो आपने जस्ट उस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसका अफिलिएशन पढ़नी है, उस अफिलिएशन के लिहाज से आपने वो उस यूनिवर्सिटी में जाना है, उस यूनिवर्सिटी के उस ग्रुप में चले जाना है, बंदे का नाम ऑलरेडी आपके पास होगा, ठीक है, जो काम कर रहा है, ठीक है। तो आसान सा तरीका है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं कि आप ये देखो कि जी मुझे बंदे किस तरह ट्रेस डाउन करने हैं, और वो मुझे किस तरह करने हैं कि जी ग्रुप्स कौन से काम कर रहे हैं, ठीक है। जो पेपर पढ़ रहे होते हो वही बेसिकली मेजर सोर्स होता है फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि आप अकॉर्डिंगली देख रहे होते हो,
ठीक है। ठीक है सर। आप कोशिश करो कि इसको मुझे ये जो असाइनमेंट है इसको आप एज अर्ली एज पॉसिबल सबमिट करवा दो, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। ये मे बी बाय मंडे समवेयर, ठीक है। तो अगले ओके सर। लेक्चर में और फिर साथ ही आप जो पैरेलल में काम करना है वो रिसर्च का करना है। नेक्स्ट वीक में समवेयर हमने ये फाइनलाइज कर लेनी है कि हमें किस एरिया में रिसर्च करनी है, किस डिवाइस पे पर्टिकुलरली रिसर्च करनी है, ठीक है। ताकि ठीक है सर। ठीक है। आप लोगों के पास एक सफिशिएंट टाइम हो, उस टाइम के अंदर आप जो है वो बेसिकली फिर ये एज अ प्रोजेक्ट आप इसको लेके चलते रहो साथ साथ, ठीक है। तो ये हमें ठीक है सर। ठीक है। एनी केस हमें ओके अगले सर। हफ्ते में फाइनल करना है, ठीक है। चलें, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है वो हमारे पास ठीक है जनाब। चैप्टर 4 की कॉपी आपने करवाई भी है? इसकी हाँ कॉपी सर। नहीं है सर। अच्छा, इसकी कॉपी नहीं है तुम लोगों के पास, तो ये तो फिर मसला होगा इसका। फिर मैं कॉपी इसकी किस तरह करेंगे हम लोग? मैंने कहा नहीं था कि चैप्टर 4 की कॉपी करवा लेना थी, चैप्टर 3 चैप्टर 4। सर आपने चैप्टर 3 तक कहा था वो। वो तो खैर पहले की बात थी, वो तो मिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात थी। तो चलो देखता हूँ मैं, क्योंकि बुक तो मेरे पास है इनफैक्ट, लेकिन ये है कि इसकी कॉपी अब किस तरह करवाई जाएगी, ये कि दैट इज अनदर इशू ना, कि वेब पे नहीं ना मिलती, इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी नहीं अवेलेबल वेब के ऊपर, ये तो बंदा वहां से कुछ डाउनलोड कर लेता है। तो चलें, बहरहाल देखते हैं। अभी फिलहाल मैं स्लाइड्स भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वो मैं ईमेल कर दूंगा आप लोगों को, स्लाइड्स आप देख लें। और साथ ये है कि फिर ओके। देखते हैं कि इसको बेसिकली क्या करना है, जो है इसका कॉपी का इसका, ठीक है, जो बुक की कॉपी है। एनीवेज जनाब, चैप्टर 4 इज बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ द माइक्रो सिस्टम डिजाइन। ये डिजाइन का एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट डिजाइन की मैकेनिक्स को डिस्कस करते हैं। जिस वक्त मैं मैकेनिक्स की बात करता हूँ ना, और स्पेशली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करता हूँ, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की दो ब्रॉडर फील्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। वन फील्ड इज कॉल्ड सॉलिड मैकेनिक्स, अनदर फील्ड इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, थर्मल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। और सॉलिड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स होती है बेसिकली द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्सेस एंड द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो कि एट अ टाइम डील कर रही होती है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ द फोर्सेस एज वेल एज द मोशन ऑफ द बॉडी को जो डील करती है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स, ठीक है। अब मैकेनिक्स के अंदर जिस वक्त हम बात करते हैं कि जैसा मैंने अभी एज ए अर्लियर सेड कि जी मैकेनिक्स फर्दर हम डिवाइड करते हैं सॉलिड मैकेनिक्स में और फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। सॉलिड मैकेनिक्स को फिर फर्दर ये पूरी स्ट्रीम है सॉलिड मैकेनिक्स की, ठीक है। और सॉलिड मैकेनिक्स की जो स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम को फर्दर हम जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली सबसे पहले स्टैटिक्स, फिर उसके बाद डायनामिक्स, फिर उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, फिर उसके बाद मशीन डिजाइन, एंड देन उसके बाद आप पढ़ते हो मैकेनिकल वाइब्रेशंस। ये पूरी की पूरी सॉलिड मैकेनिक्स की एक स्ट्रीम है, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड। और होता क्या है बेसिकली, आपने फोर्सेस को एवेलुएट करना होता है और उसके रिजल्टिंगली मोशन को एवेलुएट करना होता है, ठीक है। तो लेट्स कम फर्स्ट इन द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आप क्या करते हो? स्टैटिक्स में आप बेसिकली फोर्सेस को एवेलुएट करते हो, रिएक्शन फोर्सेस होती हैं जो, ठीक है। और बॉडी की जो assumption होती है, बॉडी की assumption होती है इज assumed टू बी अ रिजिड वन, ठीक है। और रिजिड बॉडी क्या होती है? एनी आइडिया क्या होता है रिजिड बॉडी? डिफॉर्म जो नहीं हुई होती। एग्जैक्टली, दैट इज नॉट डिफॉर्मेबल, ठीक है, दैट इज नॉट डिफॉर्मेबल। तो स्टैटिक्स जो है वो नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज के ऊपर रहती है, रिजिड बॉडी के ऊपर रहती है, ठीक है। और रिजिड बॉडी की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो डिफॉर्म नहीं होती। जो फोर्सेस उसके ऊपर आती हैं, वो फोर्सेस एज इट इज बॉडी में से होती हुई दूसरे एंड पे ट्रांसफर हो जाती है,
दिस इज व्हाट ऑल अबाउट स्टैटिक इज। ठीक है, और स्टैटिक में जो बॉडी है, बॉडी की स्टेट जो है दैट इज दी स्टेशनरी, उसमें कोई डायनामिकल मोशन इन्वॉल्व नहीं हो रही होती। ठीक है, और जो डायनामिक्स होती है, डायनामिक्स में ऑल टुगेदर जो बॉडी है दैट मूव्स इन द डायनामिकल मोशन। ठीक है, स्टैटिक क्या होती है, स्टैटिक और डायनामिक्स में क्या फर्क है? एनी डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स? डायनामिक्स क्या होती है? डायनामिक्स जो मूविंग बॉडी पे एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। हाँ, उसका उसका जो टेक्निकल टर्म है दैट इज के उसमें जो डिपेंडेंसी ऑन द टाइम, टाइम डिपेंडेंट होती है। ठीक है, एक डीसी वोल्ट होता है और एक एसी वोल्ट होता है। यस यस। ठीक है, एक डायरेक्ट करंट होता है और एक अल्टरनेटिंग करंट होता है। डीसी करंट जो होता है वो स्टैटिक करंट होता है बेसिकली, उसमें एक ही वोल्टेज होती है जो कि जाए जा रही होती है। ठीक है, जबकि सिनुसाइडल में एम्पलीट्यूड भी होता है और साथ उसके एम्पलीट्यूड के साथ क्या होती है उसकी? टाइम होता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, टाइम को फ्रीक्वेंसी के साथ हम रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब भी किसी चीज की फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो वो बेसिकली टाइम डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, अब टाइम डिपेंडेंट बॉडी इसमें भी डिफॉर्मेबल ही नहीं होती, यानी कि बॉडी इसमें भी रिजिड ही हम कंसिडर कर रहे होते हैं। बॉडी स्टैटिक हो या डायनामिक्स हो, बॉडी रिजिड ही कंसिडर हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है मॉम, मैकेनिज्म मटेरियल्स। मैकेनिज्म मटेरियल के अंदर क्या होता है? मैकेनिज्म मटेरियल में तमाम की तमाम स्टैटिक इन्वॉल्व हो रही होती है, स्टैटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व हो रहा होता है। मींस कि बॉडी इज नो मोर मूविंग, बॉडी इज एट द स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि स्टैटिक में पहले हमने रिजिड बॉडी को कंसिडर किया था, यहाँ पे हमने बेसिकली बॉडी को डिफॉर्मेबल बॉडी बना दी है। ठीक है, अब जिस वक्त डिफॉर्मेबल बॉडी बन जाती है तो उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है डिफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की, कि अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स आती है, उसमें से कुछ पार्ट बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो जो एब्जॉर्ब पार्ट होता है वो बेसिकली बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, और बाकी जो है बॉडी पसंद कर देती है। ठीक है, जिस वक्त बॉडी डिफॉर्मेबल हो गई है तो ऑब्वियसली फिर इसके अंदर एनर्जी भी आएगी, इसके अंदर एब्जॉर्प्शंस भी आएंगी। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स आएगी, एक्सटर्नल फोर्स के लिहाज से बॉडी के अंदर रिएक्शंस आएंगे। उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एनी आइडिया? कि अगर कोई बाहर से फोर्स एक्ट करती है, फॉर एग्जांपल मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो प्रेशर के अगेंस्ट बॉडी के अंदर इंटरनली एक रेजिस्टेंस जनरेट होती है जो कि अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रेशर होती है। उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस जो बॉडी की होती है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म मटेरियल्स स्ट्रेसेस। दोज आर कॉल्ड स्ट्रेसेस। आवाज आ रही है? ओके सर, यस सर। अच्छा, उनको हम स्ट्रेसेस कहते हैं। स्ट्रेसेस अगेन सर आ रही है। स्ट्रेसेस अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही हमारे पास होता है। ठीक है, और प्रेशर भी हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेसेस? Pressure is always applied externally. Stresses are the internal resistance to that particular pressure is called stresses. ठीक है, ओरिजिनली जिस वक्त आप प्रेशर करते हो सिस्टम को, ठीक है, बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आती है और डिफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द स्ट्रेन। पहले बॉडी डिफॉर्म होने की कोशिश करती है, ठीक है, तो डिफॉर्मेशन को हम स्ट्रेन से रिलेट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेन बेसिकली एनर्जी है जो कि सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, और उस एनर्जी के उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट बॉडी उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है कि बॉडी डिफॉर्म नहीं होना चाहती, लेकिन तो उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है, तो रिजल्टिंगली हमारे पास स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, तो पहले स्ट्रेन आता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रेशर, और उस स्ट्रेन को, उस डिफॉर्मेशन को, क्योंकि डिफॉर्मेशन पर्टिकुलरली इज द वर्ड एसोसिएटेड विद द स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन द लेंथ। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ कह रहे हैं, चेंज इन द लेंथ ओवर द ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ को हम डिफॉर्मेशन कह रहे होते हैं। तो डिफॉर्मेशन ओवर जो हमारे पास होता है, अगर आपको अगर मैकेनिज्म मटेरियल याद हो, ठीक है, तो हम एक लफ्ज पढ़ा करते हैं दैट इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा जो था दैट वाज चेंज इन लेंथ। ठीक है, अगर एल नॉट माइनस एल ओवर एल नॉट,
ओरिजिनल लेंथ माइनस चेंज लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, अगर एल नॉट हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। तो दिस वाज डेल्टा, ठीक है। तो ये हमारे पास, सॉरी दिस वाज नॉट डेल्टा, इट वाज एप्सिलॉन, ठीक है। और ये जो था दिस वाज आवर डेल्टा। तो एप्सिलॉन की जो दूसरी डेफिनेशन थी दैट वाज डेल्टा ओवर एल नॉट, ठीक है। चेंज इन लेंथ, डेल्टा इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इस स्ट्रेन के अगेंस्ट हमारे पास फिर स्ट्रेस आता था जिसको हम सिग्मा बोलते थे, ठीक है। सिग्मा फिर स्ट्रेस के भी आगे डिफरेंट थे, ये नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा बोल रहे होते हैं, ठीक है। जो कि हुक्स लॉ के अगेंस्ट हमें बताता है कि जी जो स्ट्रेन है दैट इज ई एप्सिलॉन, ई एप्सिलॉन, ठीक है। सिग्मा वाज ई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की भी दूसरी डेफिनेशन हो जाती है सिग्मा ओवर ई, ठीक है। तो एक एप्सिलॉन की डेफिनेशन ये पड़ी हुई है हमारे पास, और एक एप्सिलॉन की डेफिनेशन हमारे पास ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये बेसिकली ये वाली जो डेफिनेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है। और ये वाली जो डेफिनेशन है दैट इज बेसिस ऑन द डिफॉर्मेशन, राइट। अच्छा, अब बॉडी डिफॉर्मेबल है, वो अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। जिस वक्त प्रेशर हटता है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन होता है, ठीक है, ये रिकवरी मैकेनिज्म देता है बॉडी को, और बॉडी अपनी शेप में वापस आ जाती है, ठीक है। जारी बात है, जिस वक्त आपके पास कोई, अगर आप किसी चीज को प्रेशर करके डिफॉर्म कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल कोई प्लास्टिक है, आप उसको खींचते हो, ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप लोड उठाते हो तो क्या है, वो वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाता है ना, ठीक है। तो जो रिकवरी है, वो रिकवरी बेसिकली आती है स्ट्रेन की वजह से, क्योंकि स्ट्रेन एक एनर्जी है, ठीक है। और डिफॉर्मेशन के बाद उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए, ओरिजिनल शेप को रिस्टोर करने के लिए अगेन उसको एनर्जी चाहिए। तो वो जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी स्ट्रेन के फॉर्मेट में बॉडी के अंदर होती है, वो उसको हेल्प आउट करती है टू रिस्टोर इट्स इनिशियल शेप, ठीक है जनाब। अच्छा, तो अब ये जो स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेसेस की फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। स्ट्रेसेस की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं अभी, मेरा ख्याल है कि इसको स्ट्रेस को बंद करके ना मैं दूसरा खोलता हूँ, शेयर वन नोट किधर पड़ा हुआ है, ये पड़ा। ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। स्ट्रेसेस हमारे पास जो हैं वो बेसिकली, स्ट्रेसेस जो हैं अब वो डिफरेंट टाइप्स के हैं हमारे पास, ठीक है। पहला जो स्ट्रेस है दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड shear स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस खुद हो गया, ठीक है, फिर एक बेंडिंग नॉर्मल हो गया, और एक हो गया हाँ बस ये दो ही होंगे, ठीक है। नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, और शियर में फिर हमारे पास दो किस्म के टेस्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है डायरेक्ट शियर, फिर हमारे पास आ जाता है बेंडिंग शियर, और तीसरा हमारे पास आ जाता है टॉर्जन। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली डिफरेंट शियर के टाइप्स हैं। और जो नॉर्मल, और जो नॉर्मल स्ट्रेस है, यानी कि बेसिकली एक नॉर्मल स्ट्रेस होगा और एक हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो हमारे पास 5 टाइप के स्ट्रेसेस आ रहे होते हैं: नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर, बेंडिंग शियर, और टॉर्जन, जो कि अगेन शियर ही की एक टाइप है, और उसमें हम बेसिकली टॉर्क को अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्ट्रेसेस की टाइप्स हैं। और ऑब्वियसली जिस वक्त ये स्ट्रेसेस आते हैं तो इनके अगेंस्ट फिर सर्टेन स्ट्रेन्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेन आएगा, बेंडिंग स्ट्रेन आएगा, शियर स्ट्रेन आएगा,
ठीक है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन आएगा, ठीक है, और टॉर्जन के केस में आपके पास एंगुलर चेंज आएगी, डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन आती है, क्योंकि टॉर्क बेसिकली टर्निंग इफेक्ट दे रहा होता है, ठीक है, ट्विस्टिंग इफेक्ट दे रहा होता है, जिस वक्त ट्विस्ट होती है कोई चीज तो उसके अंदर एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रेसेस की डिफरेंट टाइप्स है। तो ये हम मैकेनिज्म मटेरियल्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म मटेरियल का पार्ट है, ठीक है। मैकेनिज्म मटेरियल्स के बाद हम लेके जिस वक्त आगे चलते हैं तो आगे फिर हमारे पास जो दूसरा टाइप आता है दैट इज दी, जो चौथा सब्जेक्ट आता है इस पर्टिकुलर केस में, दैट कम्स जनाब आपके पास मशीन डिजाइन, ठीक है, वो हमारे पास आता है ठीक है, वो हमारे पास आता है मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन में क्या होता है, मशीन डिजाइन में बेसिकली हम लोग यही सारे स्ट्रेसेस और यही सारे स्ट्रेन्स उठाते हैं और उसकी बेसिस इनकी बेसिस पे हम बेसिकली डिफरेंट डिजाइन जो हमारे पास फेलियर मैकेनिज्म्स है उनमें ले जाते हैं, ठीक है। और उन फेलियर मैकेनिज्म्स की बेसिस के ऊपर हम ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं और ये स्ट्रेसेस कहाँ से आ रहे हैं, अगेंस्ट यानी एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल लोड्स, ठीक है। वो बेसिकली वो प्रेशर के फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो पॉइंटेड लोड भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारे पास एक ट्विस्टिंग टॉर्क भी हो सकता है, वो हमारे पास मोमेंट भी हो सकता है, ठीक है। दीज आर ऑल डिफरेंट एक्सटर्नल लोडिंग कंडीशंस। तो जो इन लोडिंग कंडीशंस के अगेंस्ट जो हमारे पास स्ट्रेसेस आ रहे हैं, क्या ये जो मटेरियल है ये वो स्ट्रेसेस बियर भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, ठीक है। डिफरेंट डक्टाइल मटेरियल्स हैं, ब्रिटल मटेरियल्स हैं, फिर उनके अपने स्ट्रेसेस के अपने अपने फेलियर के क्राइटेरियाज हैं जो कि मशीन डिजाइन में पढ़ते हैं। और फिर हम जो डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के अगेंस्ट जो बॉडी के अंदर स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे होते हैं, जो कि नॉर्मली नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं या शियर स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमारे पास आ रही होती है, उसको हम उस फेलियर क्राइटेरिया पे रख के वैल्यूएट करते हैं और देखते हैं क्या ये बेसिकली जो स्ट्रेसेस हैं क्या वो हमारा क्या सिस्टम बेयर कर भी सकेगा कि नहीं कर सकेगा, कि फेल तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मशीन डिजाइन पार्ट। और जो लास्ट सब्जेक्ट आता है इस सारे के सारी कहानी में, दैट कम्स द मैकेनिकल वाइब्रेशंस। मैकेनिकल वाइब्रेशंस में क्या होता है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस में यू हैव अ डायनामिकल सिस्टम, ठीक है, कि आपके पास एक कंप्लीट बॉडी है जो कि इन मोशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। फॉर एग्जांपल एक पंप लगा हुआ है और एक मोटर लगी हुई है, ठीक है। अब मोटर जो है वो पंप को चला रही है, ठीक है। अब मोटर पंप को चला रही है तो इसमें डिफरेंट किस्म की फोर्सेज आ रही होंगी, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है, टर्न कर रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो फोर्सेज आ रही होंगी वो डायनामिकल फोर्सेज होंगी, डायनामिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, टाइम डिपेंडेंसी आ जाएगी, ठीक है। और जो मैकेनिकल वाइब्रेशन में जो हम चीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे होते हैं डिफॉर्मेशंस, ठीक है। एक्स ऑफ टी हम बेसिकली मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स ऑफ टी को, अब इस चैप्टर में भी हम बेसिकली एक्स ऑफ टी देखेंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम एक्स ऑफ टी कैलकुलेट करते हैं। एक्स ऑफ टी क्या होता है, बेसिकली अगर ये आपके पास एक स्प्रिंग मैस डैम्पर है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स, ठीक है, उस एक एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी पोजीशन क्या होगी, एक्स इज द पोजीशन ऑफ दैट, ठीक है। और एक्स जिस वक्त ये मैस यहां से मूव करके इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, तो इट विल बी एक्स ऑफ टी ऑफ दैट पर्टिकुलर, ठीक है। अब ये क्या है, फ्रॉम दिस टू दिस, ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली एक सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट है या डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स नॉट, ठीक है। तो इस एक्स ऑफ टी को उठा के इस एक्स ऑफ टी को उठा के मॉम के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। मॉम के अंदर जो स्ट्रेन का पैरामीटर है, वो मैकेनिकल वाइब्रेशन से आ रहा होता है, उस स्ट्रेन के अगेंस्ट हम स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करते हैं और उन स्ट्रेसेस और उन स्ट्रेन्स को उठा के मशीन डिजाइन के अंदर ले जाके हम फेलियर क्राइटेरिया के अंदर पुट अप करके देखते हैं कि अगर एक सिस्टम डायनामिकली मूव कर रहा हो, जो कि मैकेनिकल वाइब्रेशन से हमें पता लगा, उसको जिस वक्त हमने मॉम के अंदर पुट अप करके हमने उसकी बेसिकली स्ट्रेन्स और स्ट्रेसेस को कैलकुलेट किया, तो वो जो डायनामिकल मोशन मैकेनिकल वाइब्रेशन की हो रही है और उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आ रही है,
क्या वो डिफॉर्मेशन सिस्टम के लिए सेफ है या नहीं है, वो हमें मशीन डिजाइन बता देता है। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीट द लूप ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग डिजाइन, कि जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस में जो डिफॉर्मेशंस या डिस्प्लेसमेंट सिस्टम की फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो बेसिकली उठा के हम मॉम के अंदर ले जाएं और वहां पे स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स को कैलकुलेट करके उनको स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स को फेंके मशीन डिजाइन में, जहां पे हमारे पास फेलियर क्राइटेरियाज हैं, और वहां पे हम रख के उसको वैल्यूएट करें कि क्या ये जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द डायनेमिकल मोशन वी कैलकुलेटेड थ्रू द मैकेनिकल वाइब्रेशंस, ठीक है, will the body be able to withstand these stresses या it will fail। अगर ये फेल हो जाएगी तो obviously we need to revise the design, और फिर हम उसको दोबारा रिवाइज करके फिर रिकॉर्डिंग ले लेंगे। This is how we complete the loop of a mechanical design, ठीक है। तो we started from engineering statics, dynamics, MOM, machine design and mechanical vibrations, ठीक है। तो this is how this loops completes, और हमारे पास एक डिजाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है कि जी हाउ टू कंप्लीट वन डिजाइन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास प्राइमरी एक वो लाइन ऑफ एक्शन होती है। एनी कंफ्यूजन, एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन अबाउट दिस, अदरवाइज आई विल स्टार्ट द चैप्टर। नो सर। लूप समझ आ गया? ये जो मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लूप बताया है उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलो दैट्स गुड, ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, लेट्स शेयर द स्क्रीन, और वो स्क्रीन है जनाब चैप्टर ठीक है जनाब। तो ये बेसिकली हमारे पास चैप्टर है। अब इसमें क्या बेसिकली हम देखेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर प्राइमरीली जो हम, अच्छा पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं ना। बेसिकली ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी की बात की कि हाउ गुड योर स्ट्रक्चर इज टू विदस्टैंड द स्ट्रेसेस एंड द स्ट्रेन्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एनी डायनामिकल फोर्सेस, ठीक है, विच वी डील इन द मैकेनिकल वाइब्रेशंस, ठीक है। क्या सिस्टम is able to withstand these forces and stresses and strains, ठीक है, that is related to the structural integrity, और वो हमारा प्राइमरी कंसर्न होता है। वो चाहे सिस्टम बड़ा हो और चाहे सिस्टम छोटा हो, चाहे मैक्रो स्केल का सिस्टम हो चाहे माइक्रो स्केल का सिस्टम हो, इन बोथ केसेस सिस्टम की जो इंटेग्रिटी है, वो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और वो हम किस तरह असेस कर रहे होते हैं, वो हम बेसिकली इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस से कर रहे होते हैं, जो कि पर्टिकुलर लोडिंग्स के अगेंस्ट आ रहा होता है। लोडिंग हमारे पास क्या है, लोडिंग्स हमारे पास मोस्टली 3 या 4 टाइप की लोडिंग होती है। फॉर एग्जांपल एक्सियल लोडिंग, ठीक है। एक्सियल लोडिंग में हमारे पास बेसिकली आ रहा होता है, एक्सियल लोडिंग में हमारे पास या कंप्रेशन आ रहा होता है या टेंसाइल आ रहा होता है। फिर हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की लोड, 2 टाइप की लोडिंग्स और होती है जिनको हम कहते हैं मोमेंट्स, ठीक है। मोमेंट एक पर्टिकुलर एक्सेस में टॉर्क के तौर पे आ रहा होता है, वो बेसिकली शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करवा रहा होता है, ठीक है। और बाकी जो 2 मोमेंट होते हैं वो बेसिकली बेंडिंग कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड द टॉर्क इज कि अगर ट्विस्टिंग इफेक्ट आ रहा है, एक चीज ट्विस्ट हो रही है, ठीक है, तो बेसिकली आपके पास टॉर्क है। टॉर्क ऑलवेज कॉज द ट्विस्टिंग मोशन एंड द डिफॉर्मेशन इज एंगुलर, ठीक है। और जो हमारे पास बेसिकली जो आपके पास बेसिकली है मूवमेंट ऑलवेज कॉज द बेंडिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि मैथमेटिकली दोनों सेम चीजें हैं, मूवमेंट इज फोर्स इनटू आर्म लेंथ, ठीक है। टॉर्क इज अगेन मूवमेंट इनटू फोर्स इनटू आर्म लेंथ, ठीक है। दोनों में मैथमेटिकली दे आर सेम, लेकिन जो फिजिकल इफेक्ट आ रहा है सिस्टम के अंदर दैट इज डिफरेंट। वन इज कॉजिंग ट्विस्टिंग and the other one is causing bending। ट्विस्टिंग और बेंडिंग का समझ आ रहा है? ठीक है। ट्विस्टिंग बेसिकली ये चीज है, दिस इज ट्विस्टिंग, और बेंडिंग बेसिकली ये चीज है। मैं अब मूवमेंट अप्लाई कर रहा हूं सिस्टम के ऊपर, तो बेसिकली मेरे पास जो है वो बेंडिंग आ रही है। अहमद, अहमद मेरा बैग लेके आओ जल्दी, मेरा बैग ले आओ, ठीक है।
तो बेसिकली तो ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोडिंग कंडीशंस, और लोडिंग कंडीशंस जो हैं वो बोथ बेसिकली अप्लाई, वो बोथ बेसिकली आपको basically this is what the twisting is. देखो this is the rod and I am applying twist on it, ठीक है। अभी अगर twist है, ठीक है, तो it is twisting, whereas अगर मैं इसके ऊपर bend movement अप्लाई करूंगा तो it will bend, ठीक है। this is my movement, ये जो thumbs हैं वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट को रिप्रेजेंट करें जो मेरी तरफ है इस वक्त, ठीक है। अगर ये z एक्सिस है तो ये बेसिकली बेंडिंग है, अगर ये मूवमेंट अबाउट y एक्सिस है, थंब ऊपर की तरफ है, मूवमेंट अबाउट y एक्सिस है, तो बेंडिंग का ये प्लेन है, ठीक है। दिस इज एक्स जी प्लेन बेंडिंग, ठीक है। दिस इज एक्स वाई प्लेन बेंडिंग, ठीक है। और यही टॉर्क अगर यही मोमेंट ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इट इज नाउ प्रोड्यूसिंग द एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। ट्विस्टिंग इज बीइंग कॉज्ड, तो यही मोमेंट जो है इट विल कॉल टॉर्क, और ये टॉर्क जो है वो टॉर्जन कॉज करता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द, तो 3 टाइप के मोमेंट्स हैं, उनमें से एक टाइप का मूवमेंट जो है दैट इज कॉल्ड टॉर्क, जो कि ट्विस्टिंग इफेक्ट कॉज कर रहा होता है, और रेस्ट ऑफ द टू जो है वो बेसिकली हमारे पास वो बेंडिंग कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा। तो बेसिकली स्ट्रेसेस आते हैं, स्ट्रेसेस कहाँ से आ रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोडिंग, चाहे वो एक्सियल लोडिंग है, चाहे वो टॉर्क है, चाहे वो मोमेंट्स हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट स्ट्रेसेस आते हैं, स्ट्रेसेस स्ट्रेन्स को जनरेट करते हैं, स्ट्रेन्स बेसिकली डिफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। और वो फिर हम वो बेसिकली हम फिर उसको उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हैं, और परफॉर्मेंस वैल्यूएशन मींस के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को एवेलुएट करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेसेस जो स्टेज आ रहे हैं कि वो क्या सस्टेनेबल हैं फॉर दिस पर्टिकुलर बॉडी और नॉट, ठीक है। टाइम खत्म हो रहा है और मैं भी पहली स्लाइड भी बहरहाल एनीवेज। अच्छा जी, तो चैप्टर आउटलाइन में स्टैटिक बेंडिंग ऑफ द थिन प्लेट, बेंडिंग किस वजह से है, मूवमेंट की वजह से, ठीक है। इसमें जनरली क्योंकि रोटेशन नहीं आ रही होती, मोस्ट ऑफ द टाइम हम रोटेशन नहीं दे रहे होते, ठीक है, तो इस वजह से इसमें रोटेशनल डायनामिक्स या टॉर्क का एलिमेंट कम आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बेंडिंग पे रिलाई कर रहे होते हैं, मूवमेंट सप्लाई हो रहे होते हैं, तो हम बेसिकली बेंडिंग पे रिलाई कर रहे होते हैं, तो बेंडिंग की एक्सप्रेशन यूज। देन वी विल गो फॉर द मैकेनिकल वाइब्रेशन, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। फिर हम थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस करेंगे जिसमें टेम्परेचर का एनालिसिस आ जाएगा, फिर फ्रैक्चर मैकेनिक्स है, थिन फिल्म मैकेनिक्स है, ओवरव्यू ऑफ द फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस है, जो कि हम अकॉर्डिंगली देखेंगे सारे पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली मैकेनिकल डिजाइन ऑफ द माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले जो स्ट्रेस एनालिसिस पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ द डायनेमिक एंड वाइब्रेशन एनालिसिस देखेंगे, फोरियर का हीट लॉ देखेंगे, फिक्स लॉ देखेंगे, डिफ्यूजन एनालिसिस का, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन फॉर द फ्लूइड डायनामिक्स एनालिसिस, ये शायद हम ना देखें क्योंकि ये हम जनरली करते नहीं है, तो हम इसको पढ़ाते भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो लेकिन हम पहले जो तीन टॉपिक्स हैं या 4 टॉपिक्स हैं वो डेफिनेटली वी विल गो फॉर दैट, जिसमें फोरियर का हीट लॉ कंडक्शन है, न्यूटन्स लॉ है, इलास्टिसिटी है, और फिक्स लॉ है फॉर द डिफ्यूजन। फिक्स लॉ ऑलरेडी हमने चैप्टर 3 में भी गो थ्रू किया हुआ, ये सेम मोर और लेस तकरीबन वही चीज है, ठीक है दाबली। अच्छा जी, कॉमन जो ज्योमेट्री है हमारे पास मेम्स कंपोनेंट्स की, दे कंसिस्ट ऑफ द बीम्स, they consist of the plates, they consist of the tubes and they consist of the channels। जहां तक हमारा काम है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम बीम्स और प्लेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। ट्यूब्स और चैनल वाला जो काम है वो मोस्टली जो है वो माइक्रोफ्लूडिक्स में, या जो बायोमेम्स के जो इक्विपमेंट है, जो बायोमेम्स के जो बेसिकली डिवाइसेस हैं, उनमें ये ज्यादा यूज हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम जो है प्राइमरली बीम्स और प्लेट्स के फॉर्मेट में काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो बीम्स और प्लेट्स में हमें आपने अभी देखा होगा कि हम डिफरेंट किस्म के स्प्रिंग्स बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास गाइडेड स्प्रिंग्स भी होते हैं, जिसमें हमारे पास यू फ्लेक्चर्स भी होते हैं, हमारे पास सर्पेंटाइन स्प्रिंग्स भी होते हैं, क्रैब लेग स्प्रिंग्स भी होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट किस्म के, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बीम्स, ठीक है। और उन बीम्स का एनालिसिस हम कैरी आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। माइक्रो रिलेज हैं, ग्रिपिंग आर्म्स हैं, माइक्रो टोंग्स हैं, स्प्रिंग्स हैं माइक्रो एक्सेलेरोमीटर्स के अंदर, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बीम्स। फिर प्लेट्स, ठीक है, प्लेट्स बेसिकली आपकी जो डिफरेंट किस्म के मैसेस, सस्पेंडेड मैस है या प्रूफ मैस जो होता है, या डायाफ्राम जो प्रेशर सेंसर्स के अंदर बन रहे होते हैं, ठीक है, ये सारे का सारा जो मोस्टली डायाफ्राम जो हमारे पास सर्कुलर शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है,
ठीक है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लेट्स। और जो प्रूफ मैस, जो मैस हम एक्सेलरोस के अंदर, जायरोस के अंदर लगा रहे होते हैं या एनर्जी हार्वेस्टर्स के अंदर लगा रहे होते हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लेट्स जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। तो मोस्टली हम बीम्स और प्लेट्स के ऊपर ही अपना फोकस रखेंगे। ट्यूब्स और चैनल्स क्योंकि हम बहुत सारा टाइम नहीं यूज कर रहे होते, तो वो फिर हम बहुत ज्यादा उस पर फोकस भी नहीं कर रहे होते हैं। Component geometry unique to MEMS and microsystems multi-layer with the thin films of the dissimilar materials। ठीक है, ये एक अलग से हमारे पास सिस्टम आता है। रीजन बिहाइंड के हमें बाजू का डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिपॉजिट करके फैब्रिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, ठीक है, हमें उसको पाइल अप करना पड़ता है। तो उसकी वजह से डिफरेंट किस्म के स्ट्रेसेस आ रहे होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट मटेरियल्स की बॉन्डिंग की वजह से जो जनरेट हो रहे होते हैं। तो हमें उनको भी अकॉर्डिंगली टेकन फॉर करना होता है ताकि वो चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंगली अकोमोडेट हो सके। ठीक है, ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, वो देख लीजिएगा। स्टैटिक बेंडिंग ऑफ द थिन प्लेट्स, ठीक है ना। अच्छा, वो क्या कह रहा है बेसिकली, अब वो कहता है जी कि अगर P इज द अप्लाइड प्रेशर इन मेगा पास्कल, ये हमारे पास P है, ठीक है, ये हमारे पास P है बेसिकली, जो कि एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन दिस प्लेट इन द सेंटर, ठीक है। mx एंड my, ये थोड़ी देर पहले मैंने इसका मुजाहरा किया है अमली। mx एंड my इज बेसिकली मोमेंट इन x डायरेक्शन एंड मोमेंट इन y डायरेक्शन, ठीक है। अगर वो बेसिकली बेंडिंग मोमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि mx और my, x और y डायरेक्शन के अंदर मोमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, और जो z डायरेक्शन के अंदर मोमेंट अप्लाई हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड क्या, दोबारा बोलो, टॉर्जन। टॉर्जन, एग्जैक्टली, ठीक है। तो जिस वक्त मूवमेंट की बात होती है तो किसी दो एक्सेस में बेंडिंग मूवमेंट हो रहा होता है, और तीसरा एक्सेस जो बाकी बच जाता है उसके अंदर बेसिकली आपके पास टॉर्जन आ रहा होता है, ठीक है। टॉर्जन ये जनरली उस वक्त, टॉर्क उस वक्त आ रहा होता है जिस वक्त आपके थंब जो हैं वो एक्सेस के अलोंग हो जाते हैं, ठीक है, कि आपके जो थंब्स के हैं वो जिस वक्त शाफ्ट के सेंटर लाइन या शाफ्ट के एक्सेस के पैरेलल हो जाते हैं या बीम के एक्सेस के पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट कॉज करता है वो बेसिकली टॉर्क के फॉर्मेट में आ रहा होता है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने ट्विस्ट किया था, जिस वक्त मैं ट्विस्ट किया था तो मेरे थंब और जो वो जो ट्यूब मैंने पकड़ी हुई थी उसका एक्सेस पैरेलल थे दोनों के दोनों, ठीक है ना। तो वो बेसिकली हमारे पास वो टॉर्क या टॉर्जन कॉज कर रहे होते हैं। और एच इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक है। ये कहाँ से आई है ये आपको फिगर करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपने करने हैं। गवर्नर डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली रिड्यूस्ड डिफ्लेक्शन, और W जो है हमारे पास x और y, क्योंकि बेसिकली x और y में बेंडिंग हो रही है तो डिफ्लेक्शन भी x और y के अंदर ही होगी। उसका ये बेसिकली एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, P over dP इज अप्लाइड प्रेशर एंड D इज बेसिकली फ्लेक्चर रिजिडिटी। ये अभी फर्दर भी आगे हम देखेंगे जो कि हमने फाइनल फार्मूले यूज करने होंगे, ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं इसको ना फिक्र करो आप लोग, ठीक है। D is basically EH cube over 12 into 1 minus nu square. Nu is